प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के मशहूर कथाकार श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है जिंदगी की कतरन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। नीचे जल के तालाब का नज़ारा कुछ और ही है। उसके आसपास सीमेंट और कोलतार की सड़क और बंगले, किंतु एक कोने में सूती मिल के गेंडुए सफ़ेद और नीले स्तंभ के पोंगे उस दृश्य पर आधुनिक औद्योगिक नगर की छाप लगाते हैं। रात में तालाब के रुंधे बुरे बास्ते पानी की गहराई सियाह हो उठती है और ऊपरी सतह पर बिजली की पीली रोशनी के बल्बों का रेखाबद्ध निष्कंप प्रतिबिंब वर्तमान मानवीय सभ्यता के सूखेपन और वीरानी का ही इजहार करते से प्रतीत होते हैं। सियाह गहराई के विस्तार पर ताराओं के धुंधले प्रतिबिंबों की विकिरित बिंदियां भी उस कृष्ण गहनता से आतंकित मन को संतोष नहीं दे पाती, वरन उसे उघाड़ देती है। तालाब के इस श्याम दृश्य का विस्तार इतनी अजीब सी भावना भर देता है कि उसके किनारे बैठकर मुझे उदास मलिन भाव ही व्यक्त करने की इच्छा होती आई है। उस रात्रि श्याम जल की प्रतीक विकरालता से स्फुट होकर मैंने अपने जीवन में सूनी उदास कथाएं अपने साथियों के संवेदना ग्रहणशील मित्रों को सुनाई है। यह तालाब नगर के बीचों बीच है। चारों ओर सड़कें और रौनक होते हुए भी उसकी रोशनी और खानगी उस सियाह पानी के भयानक विस्तार को छू नहीं पाती है। आधुनिक नगर की सभ्यता की दुखांत कहानियों का वातावरण अपने पक्ष पर तैरती हुई वीरान हवा में उपस्थित करता हुआ यह तालाब बहुत ही अजीब भाव में डूबा रहता है। फिर इस गंदे टूटे घाट वाले बुरे बास्ते तालाब के उखरे पत्थरों ढके किनारे पर निम्न मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे अहलकारों और मुंशियों का जमघट चुपचाप बैठा रहता है और आपस में फुसफुसाता रहता है। पैंट पाजामों और धोतियों में ढके असंतुष्ट प्राणमन सही साँझ यहाँ आ जाते हैं और बासी घरेलू गप्पों या ताजी राजनीतिक वार्ताओं की चर्चाएं घंटा आधा घंटा छिड़कर फिर लुप्त हो जाती है और रात के 8:30 बजे सड़कें सुनसान, तालाब का किनारा सुनसान हो जाता है। एक दिन मैं रात के 9 बजे बर्मा शेल में काम करने वाले नए दोस्त के साथ जा पहुंचा था। हमारी बातचीत महंगाई और अर्थाभाव पर छिड़ते ही हम दोनों के हृदय में उदास भावों का एक ऐसा झोंका आया जिसने हमें उस विषय से हटाकर तालाब की सियाह गहराइयों के अपार जल विस्तार की ओर खींचा। उस पर ध्यान केंद्रित करते ही हम दोनों के दिमाग में एक ही भाव का उदय हुआ। मैंने अटकते अटकते वाक्य के संपूर्ण विन्यास के लिए अपनी वाक शक्ति को जबरदस्ती उत्तेजित करते हुए उससे कहा, क्यों भाई, आत्महत्या के बारे में जानते हो? उसका मर्म क्या है? जवाब मिला, जैसे किसी गुहा में से आवाज आ रही थी। क्यों पूछ रहे हो? यूं ही स्वयं आत्महत्या के संबंध में कई बार सोचा था। आत्म उद्घाटन के मूड में और गहरे स्वर में साथी ने कहा, मेरे चचा ने खुद आत्महत्या की मैनचेस्टर से, लेकिन उसके इतने कहने पर ही मेरे अवरुद्ध भाव खुल से गए। आत्महत्या के विषय में अस्वस्थ जिज्ञासा प्रकट करते हुए मैंने बात बढ़ाई। हर एक आदमी जोश में आकर आत्महत्या करने की कसम भी खा लेता है, अपनी उद्विग्न चिंतातुर कल्पना की दुनिया में मर भी जाता है, पर आत्महत्या करने की हिम्मत करना आसान नहीं है। बायोलॉजिकल शक्ति बराबर जीवित रखे रहती है। दोस्त का मन जैसे किसी भार से मुक्त हो गया था। उसने सच्चाई भरे स्वर में कहा, हाँ, मैं तो हिम्मत भी कर चुका था साहब। डूब मरने के लिए पूरी तौर से तैयार होकर मैं रात के 10 बजे घर से निकला, पर इस सियाह पानी की भयानक विकरालता ने इतना डरा दिया था कि किनारे पर पहुंचने के साथ ही मेरा पहला ख्याल मर गया और दूसरे ख्याल ने जिंदगी में आशा बांधी। उस आशा की कल्पना को पलायन भी कहा जा सकता है। प्रथम भावधारा के विरुद्ध उज्जवल भावधारा चलने लगी। सियाह पानी के आतंक ने मुझे पीछे हटा दिया। बंदूक से मर जाना और है, वीरान जगह पर रात को तालाब में मर जाने की हिम्मत करना दूसरी चीज। मित्र ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा,
आत्महत्या करने वालों के निजी सवाल इतने उलझे हुए नहीं होते जितने उनके अंदर के विरोधी तत्व, जिनके अधीन प्रवृत्तियों का आपसी झगड़ा इतना तेज हो जाता है कि नई ऊंचाई छू लेता है। जहां से एक रास्ता जाता है जिंदगी की ओर, दूसरा जाता है मौत की तरफ, जिसका एक रूप है आत्महत्या। मित्र के थोड़े उत्तेजित स्वर से ही मैं समझ गया था कि उसके दिल में किसी कहानी की गोलमोल घूमती भंवड़ है। उसके भावों की गूंज मेरे तरफ ऐसी छा रही थी मानो एक वातावरण बना रही थी। मैं उसके मूड से आक्रांत हो गया था। मेरे पैर अंदर नसों में कितनी ठंडी संवेदना के करंट का अनुभव कर रहे थे। उसके दिल के अंदर छिपी कहानी को धीरे से अनजाने निकाल लेने की बुद्धि से प्रेरित होकर मैंने कहा, यहाँ भी तो आत्महत्याएं हुई हैं। यह कहकर मैंने तालाब के पूरे सियाह फैलाव को देखा। उसकी अथाह काली गहराई पर एक पल नजर गड़ाई, सूनी सड़कों और गुमसुम बंगलों की ओर दृष्टि फेरी और फिर अंधेरे में अर्धलुप्त किंतु समीपस्थ मित्र की ओर निहारा और फिर किसी अज्ञेय संकेत को पाकर मैं किनारे से जरा हटकर एक ओर बैठ गया। फिर सोचा कि दोस्त ने मेरी यह हलचल देख ली होगी, इसलिए उसकी ओर गहरी दृष्टि डालकर उसकी मुख मुद्रा देखने की चेष्टा करने लगा। दोस्त की भाव मुद्रा अविचल थी। घुटनों को पैरों में समेटे वह बैठा हुआ था। उसका चेहरा पाषाण मूर्ति के मुख के अविचल भाव सा प्रकट करता था। कुछ लंबे और गोल कपोलों की मांसपेशियां बिल्कुल स्थिर थी। या तो वह आधा सो रहा था अथवा निश्चित रूप से भावहीन मस्तिष्क के सांवले धुंधलेपन में खो गया था कि वह किसी घनीभूत चेतना के कारण निस्तब्ध सा लगता था। मैं इसका कुछ निश्चय न कर सका। मेरी इस खोज भरी दृष्टि से अस्थिर होकर उसने जवाब दिया, क्यों, क्या बात है? उसके प्रश्न के शांत स्वर से संतुष्ट होकर मैंने दोहराया, इस तालाब में भी कईयों ने जाने दी हैं। हाँ, किंतु उसमें भी एक विशेषता है, उसने अर्थ भरे स्वर में हंसते हुए कहा। फिर वह कहता गया, इस तालाब में जान देने आए हैं जिन्हें एक श्रेणी में रखा जा सकता है। जिंदगी से उकताए और घबराए पर ग्लानि के लंबे काल में उस व्यक्ति ने न मालूम क्या क्या सोचा होगा। अपनी जिंदगी की ऊष्मा और आशय समाप्त होता जान उसने अनजाने अंधेरे पानी की गहराइयों में बाइज्जत डूब मरने का हौसला किया और उसे पूरा कर डाला। तुम तो जानते हो, अधेड़ तो वह था ही, बाल बच्चे भी न थे, कोई आगे न पीछे। उसकी लाश पानी में न मालूम कहाँ अटक गई थी। तालाब से सड़ी बास आती थी, किंतु जब लाश उठी तो उसकी तेलिया काली धोती दूर तक पानी में फैली हुई थी। उसी तरह तुम्हारा तिवारी, वह पूरे की तेलिन पाराशर के घर की बहू, ये सब सामाजिक पारिवारिक उत्पीड़न ही के तो शिकार थे। उसके इन शब्दों ने मुझ में अस्वस्थ कुतूहल को जगा दिया। मेरी कल्पना उद्दीप्त हो उठी। आंखों के सामने जलते हुए फास्फोरसी रंग के भयानक चित्र तैरने लगे और मैं किसी गुहा के अंदर सिकुड़ी ठंडी नलीदार मार्ग के अंधेरे में उस आग के प्रज्वलित स्थान की ओर जाता सा प्रतीत हुआ, जो उस गुहा के किसी निवृत्त कोण में क्रुद्ध होकर जल रही है। जिस आग में मानो किन्हीं क्रूर आदिम निवासियों ने, जो वहां दिखते नहीं लापता हैं, मांस के वे टुकड़े भुने जाने के लिए रखे हैं, जो मुझे ज्ञात होते से लगते हैं कि वे किस प्राणी के हैं, किस व्यक्ति के हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।